गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने शासन किया था। कौन कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, है ना। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। इस 5 वंश में हम लोग पहला वंश हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। कौन सा? गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी, इलवरी डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, ये सब नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के पूरा लास्ट शासक तक हम लोग, है ना, जितना इंपॉर्टेंट शासक है, खास करके इल्तुतमिश, उसमें आप जरूर पढ़िएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, है ना। तो सीक्वेंस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तो खिलजी वंश, है ना, खिलजी वंश जो है इसका टाइम पीरियड कम है ना, 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, अब इसमें भी महत्वपूर्ण शासक का अगर आप बात करें तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन हम लोग सभी शासकों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन फोकस आपको किस पे करना है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा चैप्टर होगा, बहुत लंबा पार्ट है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा रिफॉर्म किया था, सारा रिफॉर्म को हम लोग डिटेल में, एक भी पार्ट अलाउद्दीन खिलजी का छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहला चीज आप ये ध्यान रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी जो है, खिलजी वंश के जो संस्थापक उनका नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो हमारा टॉपिक है क्या? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन पीरियड है 1290 से लेकर के 96। ठीक है, 1290 से लेकर के 96। ठीक है, अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो था, दरअसल होता क्या, खिलजी वंश का स्थापना जो होता है इसको खिलजी क्रांति भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं ये खिलजी क्रांति था। क्रांति क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि अभी तक क्या था, जो अपने आप को उच्च तुर्क समझते थे उन लोगों का दबदबा चलता था, वही लोग सत्ता में आते थे। अब क्या हुआ, इलवरी तुर्क उच्च तुर्क में गिनती आते थे। खिलजी लोग जो थे ये लोग निम्न तुर्क में गिनती आते थे। मतलब अब जो हाई क्लास और लोअर क्लास जैसा आज का होता है वैसे ही समझिए आप कि अब क्या हुआ कि लोअर क्लास के लोग, है ना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो लोग सत्ता में आए, और उसी का एग्जाम्पल है जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिएगा, जब निम्न वर्ग का लोग उच्च वर्ग में एक उच्च पद पर आएगा तो सबसे पहले काम क्या करेगा? सबसे पहला काम वो ये करेगा कि जो परंपरा चलते आ रहा है कि उच्च वर्ग का लोग ही राजा बनेगा, है ना, जो पैसे वाले हैं, शाही फैमिली से बिलोंग करते वही राजा बनेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी वो सबसे पहला काम ये करेगा कि बोलेगा नहीं, है ना, जिसमें मेरिट होगा, जिसमें क्वालिटी होगा, जिसमें एप्टीट्यूड होगा वही बनेगा कौन? सुल्तान। और वही काम करेगा जलालुद्दीन खिलजी। चूंकि ये खुद निम्न वर्ग से बिलोंग करता था इसलिए इसको खिलजी क्रांति, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक क्रांति आया था। कौन सा क्रांति? खिलजी क्रांति के लिए। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी बहुत बूढ़ा हो चुका था, काफी उम्र इसका हो चुका था जब इसका राज्याभिषेक हुआ। आप ये ध्यान रखिएगा, इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो दिल्ली में एक महल बना था, किलो खरी, है ना, कैकुबाद ने बनाया था। आपने पढ़ा है पिछला क्लास में कि गुलाम वंश में, है ना, कैकुबाद जो आया था, जो बलबन का पौत्र था। तो कैकुबाद जो था उसने इस महल का स्थापना किया था, उसने बनाया था किलो खरी। और उसी किलो खरी के महल में, है ना, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी जो था वही किलो खरी। ठीक है, ये किलो खरी कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में। कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में किलो खरी ये महल, इसको बनवाया तो कौन था? कैकुबाद ने बनवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसी महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में किलो खरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है, और इसी क्षेत्र को इसने अपना क्या किया? किलो खरी को ही इसने अपना राजधानी बनाया। तो इसने अपना राजधानी दिल्ली में कहाँ पे बनाया? किलो खरी में। तो आप ये भी बात ध्यान रखिए, किलो खरी इसका राज्याभिषेक का उसी महल में हुआ था, किलो खरी इसका क्या था? राजधानी भी था। क्लियर? अब इसका जब राज्याभिषेक हुआ तो इसका उम्र उस समय हो रहा था 70 वर्ष, है ना। 70 साल का व्यक्ति राजा बन रहा है ना। तो ऐसे भी बोला जाता है कि धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है तो उदार होते हैं लोग, पता नहीं, है ना, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उदारता दिखता है। जलालुद्दीन खिलजी एक तो बुढ़ापा में सत्ता पे आए, ये बोले कि कितना दिन हम जीवित ही रहेंगे तो क्यों ना कुछ अच्छा ही काम करके जाए।
तो इसने क्या किया, बलबन का रक्त एवं लौह नीति जो था, लौह एवं रक्त नीति जिसको बोलते हैं, लौह एवं रक्त नीति को क्या कर दिया, त्याग दिया, है ना। याद रखिए, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को वो क्या करता है, त्याग देता है। आपको पता है, ये बोला कि नहीं, विद्रोही भी अगर है तो उससे भी बैठ के बात किया जा सकता है। हर चीज में तलवार निकालना, हर चीज में रक्त बहाना सही नहीं है। तो इसने क्या किया, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, लौह एवं रक्त की नीति इसने क्या किया, त्याग दिया। तो इसलिए पूछता है एग्जाम में कि लौह एवं रक्त की नीति किसने लाया, तो आप बता देना बलबन। किसने त्यागा, तो आप बता देना जलालुद्दीन खिलजी, है ना। इसके साथ ही साथ राजत्व का सिद्धांत जो बलबन का था, उसको भी ये क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो बोला कि राजत्व का सिद्धांत यहाँ पे कुछ नहीं, कोई भी दैवीय शक्ति कुछ नहीं है। राजा जो होगा वो जनता के हिसाब से चुना जाएगा, जनता जिसको चाहेगा वही राजा बनेगा। वो किसी भी वर्ग का, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, कोई भी वर्ग का हो, तो वहाँ पे वर्ग मायने नहीं रखता है। तो कोई भी राजा क्या हो सकता है, कोई भी नस्ल का हो, तो यहाँ पे नस्ल का भेदभाव नहीं होगा, कोई भी राजा बन सकता है। वैसे ही समझ पा रहे बात कि अगर निम्न वर्ग का लोग अगर राजा बन जाता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो शुरू से परंपरा चलते आ रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या उच्च वर्ग का शाही फैमिली का लोग ही राजा बनेगा, तो वो जो राजत्व का सिद्धांत था उसको ये क्या कर देता, समाप्त कर देता। तो अब ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ क्या करना, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने क्या देखा कि एक तो पूछेगा राजत्व का सिद्धांत किसने समाप्त किया, तो आप बता रहे इसने किसने शुरू किया था, तो बलबन ने शुरू किया था। इसके अलावा लौह एवं रक्त की नीति किसने समाप्त किया, इसने समाप्त कर दिया। बोले कि नहीं, हम लोग बैठ के बात करेंगे। अच्छा, ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसको माना जाता है और सबके तुलना में ये सहिष्णु था, है ना। इसके अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा था, है ना। क्योंकि देखिए, एक तो इसने क्या किया, चूंकि ये खुद निम्न वर्ग से बिलोंग कर रहा है, इससे टॉलरेंस इसमें दिख रहा है, और साथ ही साथ ये धार्मिक आधार पर भी भेदभाव नहीं किया। यही वजह था कि इसके बहुत सारा, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में बहुत सारा पद ऐसा था जिससे बहुत सारे हिंदू अधिकारी भी भर्ती हुए, उनको भी अपॉइंट किया गया। तो मुसलमान के साथ साथ हिंदू अधिकारी को भी क्या मिला, इसके समय में बहुत अच्छा खासा जगह मिला। तो एक तो ये चीज़ दिखता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, इसका जो विरोध कर रहा था, जो इसके खिलाफ विद्रोह भी किया था, वो ताकतवर अगर सामने वाला है तो उससे भी ये क्या करता था, बैठ के बात कर लेता था। बोलते एक काम करो, हम लोग समझौता ही कर लेते हैं, उसको भी एक बड़ा पद दे देता था। जैसे उसको पद मिल जाता था, आप देखिए आज का भी राजनीति में होता है ये सब चीज़, है ना, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा विरोध करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑफर दे दिया कि मेरे मिल जाओ, मंत्री बन जाएगा, तो तुरंत अगले दिन से क्या होगा, वो गुण गाना शुरू कर दे, अरे इनसे बढ़िया नेता तो मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, है ना। तुरंत गुणगान गाना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो ये चीज़ हर ज़माने में क्या होता है, हर ज़माने में चलते आ रहा है। तो जलालुद्दीन खिलजी का भी जो विद्रोही लोग था, उसको भी जलालुद्दीन खिलजी अपने खेमे में शामिल कर लेते थे। अब होता है कि चलो, है ना। तो ये जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है, 1292 में, ये एक इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना, 1292 में मंगोल का अटैक होता है जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। अब्दुल्लाह का अटैक हुआ था, किससे, अब्दुल्लाह का। आप याद रखिएगा, मंगोल का सेनापति कौन अटैक किया था, अब्दुल्लाह। तो अब्दुल्लाह का अटैक हुआ था इसके टाइम में, और साथ ही साथ उलुग खां का भी अटैक हुआ था इसी के टाइम में, है ना, वो भी मंगोल का था, ठीक है। तो अब्दुल्लाह का अटैक और उलुग खां का अटैक आप याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। ये लड़ने पे ज़्यादा यकीन वकीन नहीं करता था, थोड़ा बहुत लड़ाई जो भी हुआ, लेकिन बोला कि एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, है ना। ढेर सारा धन रखा, मंगोल को बोला तुम आया क्यों यहाँ पे, धन ही लूटने के लिए। मंगोल लोग क्या करते हैं, धन लूटने के लिए आता था। बोला आया अटैक करने, बोला लो तुम जिसके लिए आया बिना खून बहाए ले जाओ, सबसे अच्छा। तो बोले ये तो बड़ा अच्छा शासक है ना। मंगोल लोग जो आए थे उन लोग को बड़ा अच्छा लगा जलालुद्दीन खिलजी का व्यवहार। वो लोग बोले कि हम यहीं पे बसेंगे, दिल्ली में रह जाते हैं हम लोग। और दिल्ली में लगभग 4000 मंगोल लोग क्या हुए, 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को लोग क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता है, और वो लोग दिल्ली में ही बस जाता है। तो उन लोग के लिए एक नया शहर ही बसा दिया जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। जहां पे वो लोग बसा उसी को बोलते हैं क्या, मंगोलपुरी। आज भी आप दिल्ली में जाइएगा तो कौन जगह है, मंगोलपुरी, या मुगलपुर भी उस समय बोलते थे। तो मुगलपुर या मंगोलपुरी, वहीं पे वहां पे मंगोल लोग क्या हुए, बसे, जो इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, और उन लोगों को नव मुस्लिम करके पुकारने लगा, या नवीन मुसलमान उन लोगों को बोला जाने लगा। तो याद रखिएगा, नवीन मुसलमान अगर कभी पूछे किन के टाइम में बनता तो ये जलालुद्दीन खिलजी, और नवीन मुसलमान किसको बोलते तो बोल देना मंगोल लोग को।
तो उड़े हुए मंगोल लोग जो इस्लाम धर्म को स्वीकार किया उसको क्या बोला गया, नवीन मुसलमान। ठीक है, क्लियर है चीज। अच्छा, आप कभी दिल्ली उल्ली जाइएगा या दिल्ली में रहते होंगे, तो अब देखिए आपको इतिहास पता चल गया, तो वहाँ पे आपको चेहरा से पता चल जाएगा कि ये लोग मंगोल के हैं। तो जो मुसलमान है ना, आप देखिएगा कोई मुसलमान अगर होगा उसका चेहरा आँख छोटा छोटा होगा, क्योंकि मंगोल का जो जलवायु है वो चाइना से मिलता है। इसलिए देखिए चाइना का जो बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा छोटा आँख होता है, जिस तरह हाइट थोड़ा सा कम होगा, है ना, आप देख के बोल दीजिएगा ना चाइनीज़ है ना, वैसे मंगोल लोग का क्या है, वैसे ही फेस कटिंग वगैरह मिलेगा। तो देखिएगा दिल्ली में जो इस टाइप का कोई मुसलमान दिखेंगे तो आप पकड़ के उनको बोलेंगे चलो तुमको तुम्हारा इतिहास बताते, तुम कब से आया, है ना, आप इतिहास बता सकते हैं। तो खैर, तो क्लियर है चीज। तो जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर था, इसमें सहिष्णु तो था, पहला शासक बना जिसमें सहिष्णुता का भाव दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं राजतंत्र का युग था। एक बात आप याद रखिएगा, राजतंत्र कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, वो लोकतंत्र का बराबरी नहीं कर सकता, और लोकतंत्र कितना भी खराब हो वो राजतंत्र से बेहतर ही होता है। क्यों? कब राजा का सनक जाएगा वो पता नहीं। ये राजतंत्र में एक खतरा ये भी है कि एक राजा उदारवादी आता है, मान लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी कि अगला राजा उदारवादी आएगा? लेकिन अगर लोकतंत्र है तो आपको उदारवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का सत्ता है, जनता का वहां पे क्या है, शासन है, संविधान के हिसाब से शासन करेगा, करना पड़ेगा उसको, और जो संविधान में लिखा रहेगा उस अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, इसका कुछ अपवाद भी मिलता, कुछ हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि ये ऐसा नहीं कि पूर्णतः सहिष्णु था, क्योंकि इसने एक संत की हत्या की थी, है ना। और वो संत कौन थे? तो एक संत थे ईरान के, है ना, ईरानी पर्सियन सेंट थे, उनका नाम था सिद्दी मौला। और सिद्दी मौला का उन्होंने क्या किया, वो जलालुद्दीन खिलजी का मतलब एक विरोध कर दिया, है ना, विद्रोह कर दिया, एक तरह से रिबेलियन हो गया था। ठीक है, तो आप समझना, जलालुद्दीन खिलजी का जब रिबेलियन हुआ, सिद्दी मौला का रिबेलियन जो चला, तो इससे ही बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसको क्या कर दिया, मरवा दिया। तो एक सेंट को ये मरवाया था, तो ऐसा नहीं कि पूर्णतः सहिष्णु था। क्या हुआ यहाँ पे, है ना, समझ पा रहे बात? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर कि ठीक है, हम सहिष्णु बने हैं, हम हिंदू मुसलमान सबको, है ना, साथ में लेकर के चलेंगे, है ना। वो विद्रोही जो इससे ज्यादा ताकतवर होता था या इसका अच्छा टक्कर दे सकता था, उसको वो साथ मिला लेता था, और जब इसका आलोचना किया गया सेंट के द्वारा तो उसको क्या कर दिया गया, मरवा दिया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये हो सकता है, देखिए राजतंत्र में यही होता है कि इसका जहां विरोध हो, इसको पसंद नहीं है, तुम मेरा विरोध करेगा, है ना। तो सोचिए कि आज आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम सरकार का क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। इसलिए देखिएगा, जब सरकार का आलोचना हम लोग करते हैं, जब सरकार को क्रिटिसिज्म में सरकार को खड़ा करते हैं, तो क्रिटिसाइज जब भी हम लोग सरकार का करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं तुम सरकार का आलोचना नहीं कर सकता, तो वो क्या है, वो राजतंत्र का युग था, ये लोकतंत्र है, बिल्कुल सरकार का आप क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। उस समय देखिए सरकार का आलोचना करने से क्या होता है, गर्दन काट दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। क्लियर चीज़ है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो खैर, तो इसने एक ईरानी सेंट का क्या किया था, हत्या करवाया था। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, कहाँ चेंजिंग आता है। चेंजिंग आता है दरअसल, इसका एक भतीजा था, उसका नाम था अली गुरशब। क्या नाम था, अली गुरशब। अली गुरशब जो आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी बनता है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आएगा अली गुरशब। अब अली गुरशब भतीजा था। अच्छा, अली गुरशब ने इसके विद्रोहियों को भी दमन किया था, ये विद्रोही को पकड़ के लाया भी था इसके सामने। तो अली गुरशब से बड़ा प्रभावित रहता था। तो अली गुरशब भी अपने चचा जान से प्रभावित रहता था। बोला चचा जान ये विरोध कर रहा था, आपका विद्रोह कर रहा था, इसको पकड़ के ले आए। बोला वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया था, है ना। तो अली गुरशब से बड़ा खुश रहते थे जलालुद्दीन खिलजी साहब। अब अली गुरशब को जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि नहीं ये बड़ा वीर व्यक्ति है, भरोसेमंद है, इसको दामाद भी बना लेते। और जलालुद्दीन खिलजी जो था ये अपनी बेटी मेहरुनिसा का विवाह कर देता है अली गुरशब से, अलाउद्दीन खिलजी जिसको बोलते आगे। ठीक है। अच्छा, ये भी जलालुद्दीन का टाइटल गद्दी पे बैठने के बाद ही लिया था, इसका नाम था फिरोज खिलजी, है ना। जब ये गद्दी पे बैठा तो ये टाइटल कौन सा लेता है, जलालुद्दीन का टाइटल लेता है। ठीक है। तो खैर अब आते इधर हम लोग, उसको दामाद बना लिया। अब अली गुरशब भतीजा भी है और इसका क्या है, दामाद भी। बोला कि दो पोस्ट इसको दे देंगे और ज्यादा ये क्या हो जाएगा, मेरा भरोसेमंद हो जाएगा, है ना। लेकिन अली गुरशब कुछ और सोच रहा था। अली गुरशब का निगाह अब सत्ता पे था। वो बोला कि अब तू बूढ़ा हो गया, अब कितना दिन तू जिएगा, है ना। अब हम लोग के जैसा लोग को क्या करने दो, शासन करने दो। और ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अली गुरसब बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। तो हुआ क्या समझिएगा, अली गुरसब जो था वो 1296 में देवगिरी पे अटैक कर देता है। ठीक है, कहाँ? देवगिरी। देवगिरी कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, साउथ इंडिया का एक्सपीडिशन पहली बार दिल्ली सल्तनत में इसी के टाइम में चला, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में। ठीक है, याद रखिएगा। और करने वाला कौन था? अली गुरसब या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सेनापति हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने साउथ एक्सपीडिशन किया, मतलब दक्षिण भारत की तरफ रुख किया। अभी तक ये लोग उत्तर भारत में क्या था? उलझा हुआ था। पहली बार दक्षिण भारत, तो कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि साउथ इंडिया की तरफ पहली बार एक्सपीडिशन किस शासक के टाइम में चलाया गया था, तो जलालुद्दीन खिलजी। या किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। या अगर अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं दे, उसका जो रियल नाम था अली गुरसब, वो नाम दे सकता है, तो अली गुरसब वो था। ठीक है, अब देवगिरी में ये क्या किया? अटैक किया। अच्छा, देवगिरी में जब ये अटैक किया तो देवगिरी के राजा जो थे रामचंद्र, कौन राजा था उसमें? रामचंद्र। तो रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? परास्त कर देता है। अच्छा, देवगिरी को उसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम दिल्ली सल्तनत में इसको मिलाएंगे, क्योंकि इसको पता था कि अभी साउथ में रूल करना डायरेक्ट बड़ा मुश्किल होगा। क्यों ना उन लोग को डरा धमका के रखे, उन लोग से रंगदारी वसूलते रहे। और ढेर सारा धन अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? देवगिरी से वसूल कर लाया, ढेर सारा सोना लेके आया, बहुत धनवान हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी। तो आप समझना, अलाउद्दीन खिलजी जो ये धन लाया इसका ये इस्तेमाल किया। कहाँ इस्तेमाल किया मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आप समझना क्या होता है। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी नहीं चाहता था कि ये साउथ पे अटैक करे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बड़ा एग्रेसिव बोला कि अब हमको दो पद मिल गया, अब भतीजा तो थे, अब दामाद भी बन गए, अब दामाद को ससुर जी कैसे रोकेंगे, या चचा जान कैसे रोकेंगे। तो ये अपना अटैक कर दिया, अपनी मनमर्जी चला रहा था, है ना। बहुत सारा सेना लोग को भी लेके गया था। अब देखिए क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी को खुश करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को खबर भिजवाया कि चचा जान, मेरे पास ढेर सारा धन है, हम चाहते हैं कि इस धन को आप रखिए, हमारा समृद्धि होगा, है ना, हमारा इकोनॉमिक पावर हम लोग क्या करेंगे, एकदम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे, हमारे पास ढेर सारा धन हो गया। इसको खुश करने के लिए बोला कि आप आ जाइए, कड़ा एक जगह पड़ता है, गंगा नदी पार करके, कड़ा इलाहाबाद है ना, प्रयागराज जिसको आज बोलते हैं ना, उसी के आसपास। तो वहाँ पर आप आ जाइए और हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा धन है, मुझे डर भी लग रहा है, आप रहिएगा तो मुझे हिम्मत लगेगा। जलालुद्दीन खिलजी को भी लगा चलो कुछ काम किया ही है ना, पैसा वैसा तो ला रहा है, चलो मिल लेते। बोला जाता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी जैसे गंगा नदी पार करता है, नाव से उतरता है, जैसे उतरता है ये एक स्ट्रोक में उसका गर्दन क्या कर देता है? उड़ा देता है। और फिर उसका जो कटा हुआ गर्दन है ना, खून से लथपथ, उसी का मुकुट, वो जो क्राउन था उसको खोलकर वो क्या करता है? खुद पहन लेता है। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, गला मिला था जलालुद्दीन खिलजी से, उसको चाकू मार दिया, है ना, चाकू मार के उसका हत्या कर दिया। तो खैर हम लोग उतना माथा पीछे नहीं करा, चाकू मार के हत्या किया कि गला काट के हत्या किया कि गोली मारा कि इसको घूसा से मार के हत्या किया, उससे हम लोग को मतलब नहीं। मारा तो श्योर है, ये श्योर है कि अलाउद्दीन खिलजी ही मारा जलालुद्दीन खिलजी, ये 100% श्योर है। लेकिन कैसे मारा उसको लेकर के थोड़ी, अब कुछ बोलेगा नहीं चाकू इतना छोटा था, कुछ बोले नहीं बड़ा वाला चाकू से मारा, है ना, वो आपको दिमाग नहीं लगाना है। खैर ये सब लड़े का विषय नहीं। तो खैर चलिए, तो अली गुरसब क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया। और यहाँ से वो अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ से वो अली गुरसब जो अलाउद्दीन खिलजी बनता था, वो अपना राज्याभिषेक कराता, वो सत्ता पे यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। तो छोटा सा पार्ट है ना, बस आप इसमें मेन चीज़ वही याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी में ज़्यादा विशेष है नहीं, हम लोग का फोकस रहेगा क्या, अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी में ये सब कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।